अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉलिड की जो टाइप्स है उसके ऊपर बात करेंगे। सॉलिड की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट जो है ये हमारे कोर्स में इंक्लूड है। अब वो कौन कौन सी टाइप्स है जो हमारे कोर्स में इंक्लूड है। फर्स्ट वन टाइप जो है सॉलिड का, उसको हम नाम देते हैं अमॉर्फस सॉलिड। सेकंड जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये जो टाइप है ये ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट के बेस पे ये टाइप दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अमॉर्फस सॉलिड जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, बाद में फिर हम क्रिस्टलाइन को डिस्कस करते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड जो है इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। अब अमॉर्फस सॉलिड को सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो ये हमारे पास लिक्विड के क्या है, पार्टिकल है। अब लिक्विड के पार्टिकल हमें मालूम है कि रैंडमली होते हैं, कोई इधर कोई उधर, कोई बीच में, कोई आसपास, कोई आगे कोई पीछे, इस तरह रैंडमली होते हैं। अब इस लिक्विड का ये हमारे पास जो मोल्टन स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, इसका टेम्परेचर जो है इसको हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर इसका डिक्रीज़ करते हैं। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएंगी तो ये क्लोज आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया हुआ है। जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ हो जाए, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाए, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पर जिस तरह रैंडमली यहाँ पे पड़े हैं, इसी तरह जब ये सॉलिड स्टेट में आएंगे तब भी इसी तरह रैंडमली होंगे। क्या होंगे, इस तरह रैंडमली यहाँ पे इसका सॉलिड बनेगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसी वजह से इसको हम दूसरा नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास लिक्विड ही होता है लेकिन इसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। तो इसी वजह से इसको हम दूसरा नाम देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे हमने इस लिक्विड का टेम्परेचर काफ़ी डिक्रीज़ किया हुआ है। इसके अलावा जो अमॉर्फस लफ्ज़ है, अमॉर्फस वर्ड, ये कहाँ से आया हुआ है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं, फिर हम डिफिनीशन की तरफ जाएंगे। तो अमॉर्फस का जो लफ्ज़ है अमॉर्फस, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड। और इसका मतलब है, कई मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारे कोर्स में, लेकिन फर्स्ट वन जो इसका मतलब है वो क्या है, विदाउट शेप। यहाँ पे अमॉर्फस हमारे पास ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है विदाउट शेप। अब विदाउट शेप का क्या मतलब है, विदाउट शेप का मतलब ये है कि इसका 3 डायमेंशनल शेप नहीं होता। इसका जो पार्टिकल अरेंजमेंट है वो रैंडमली होते हैं, एक ख़ास पैटर्न में नहीं होते। यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बनता। जैसा कि हमारे पास मान लो ये हम एक क्यूबिक लेते हैं, क्या लेते हैं, क्यूबिक। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इस क्यूबिक को देख ले तो यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं किसी और कलर से शो करवाता हूँ, पार्टिकल को शो करवाता हूँ। तो पार्टिकल, पार्टिकल और पार्टिकल, ऐसे शेप या ऐसे तरतीब को हम 3D शेप कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सेस पे है, वाई एक्सेस पे और जेड एक्सेस पे। यहाँ पे अगर इस तरफ देख ले तो इस तरफ और इस तरफ। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ऊपर और इस तरफ, इस तरफ। इसके अलावा यहाँ पे अगर देख ले इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ। तो हर तरफ 3 डायमेंशनल शेप बनता है। अगर इस तरह शेप ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं, 3D शेप ना हो, विदाउट शेप। तो ये हमारे पास मतलब है किस चीज़ का, अमॉर्फस का। इसके अलावा दूसरा मतलब क्या है, विदाउट ज्योमेट्री। अब विदाउट ज्योमेट्री का क्या मतलब है, सबसे पहले हम ज्योमेट्री की तरफ आते हैं। ज्योमेट्री को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ शेप हैविंग प्रॉपर साइड,
जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है प्रॉपर साइड प्रेजेंट है। इसके अलावा फेस, यहाँ पे ये फेस है, नीचे फेस है, इस तरफ फेस, उस तरफ फेस, ऊपर फेस और इस साइड पर भी फेस। यहाँ पे एंगल भी बनता है, प्रॉपर एंगल यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। इसके अलावा एजेस, यहाँ पे किनारे भी आप लोगों को नज़र आते हैं। और इसके अलावा इंटरफेशियल एंगल्स, यहाँ पे अंदर की तरफ जो एंगल होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर सब चीज़ आप लोगों को मिलता है जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो। तो यहाँ पे इस शेप को हम विद ज्योमेट्री कहते हैं। लेकिन एमॉर्फस जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है, विदाउट ज्योमेट्री, यानी एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उसकी ख़ास ज्योमेट्री नहीं होती, बग़ैर ज्योमेट्री की होती हैं। एंगल कोई और किस्म का होता है, फेस चेंज होता है, यानी ख़ास ज्योमेट्री उसमें प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा 2-3 लफ्ज़ और भी यूज़ किए हुए हैं, जैसा कि हमारे पास नोफा और ग्लासी। नो फॉर्म और ग्लासी का मतलब कि कोई ख़ास शक्ल नहीं है, या ग्लास की तरह अगर शक्ल हो, शीशे की तरह अगर शक्ल हो, तो ये हमारे पास क्या है, सारे मीनिंग जो है किस चीज़ के हैं, एमॉर्फस के हैं। अब हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ। जो एमॉर्फस सॉलिड है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो पहले आप लोग डिफिनीशन नोट करें, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द सॉलिड इन विच पार्टिकल आर नॉट अरेंज इन 3 डायमेंशन रेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। अगर सॉलिड में पार्टिकल 3 डायमेंशनल में ना हो, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है, यहाँ पे जो पार्टिकल पड़े हैं ये 3 डायमेंशन में है। अगर 3 डायमेंशन में पार्टिकल ना हो, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पार्टिकल उठा के आप लोगों को 3 डायमेंशन में, यहाँ पे आप लोगों को बहुत दूर नज़र आता है लेकिन इतने दूर नहीं होते, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल जो है अगर हम देख ले ये इतने करीब होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ले, ये हमारे पास एक पार्टिकल है और एक ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल और ये चौथा पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल पड़े हैं ये 3 डायमेंशनल है और एक ख़ास पैटर्न के साथ हैं, रेगुलर पैटर्न के साथ है। इसके अलावा अगर हम इसके बरक्स, ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस तरह केस होता है, लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड में देख ले तो कोई इधर कोई उधर इस तरह रैंडमली पड़े होते हैं, इसका रेगुलर पैटर्न नहीं होता, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे जो क्यूबिक का स्ट्रक्चर है वो भी 3 डायमेंशनल नहीं होता। तो इस तरह बेतरतीब पड़े होते हैं, ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अगर पार्टिकल 3 डायमेंशनल में ना हो और रेगुलर पैटर्न के साथ ना हो, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है, ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। इसके अलावा हमारे कोर्स में एक दूसरा डिफिनीशन भी प्रेजेंट है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड डिफिनीशन है कि लार्ज क्लासेस ऑफ मटीरियल विद हाईली वेरिएबल मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल आप लोगों को मैंने स्टार्ट में भी समझाया था, यानी यहाँ पे ये हमारे पास एक बड़ा क्लास है किस चीज़ का, मटेरियल का, जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है मैकेनिकल प्रॉपर्टी में। जैसा कि मान लो हमारे पास एक सॉलिड है, ये यहाँ पे इस साइड पर भी इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और इस साइड के ऊपर भी हम फोर्स लगाते हैं, खींच लेते हैं, और ये फोर्स जब ये बर्दाश्त करे, इसके ऊपर कोई असर ना पड़े, ना इसके साइज़ में फ़र्क आ जाए, ना इसका साइज़ बढ़ जाए, ना यहाँ पे टूट जाए, इसको हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है एक दूसरे से काफ़ी वेरिएबल होते हैं, काफ़ी डिफरेंस होता है एक दूसरे, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। इसके अलावा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ मींस कि लाइट से रिलेटेड, यानी कुछ एमॉर्फस सॉलिड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ कम करती हैं। इसके अलावा कुछ एमॉर्फस सॉलिड लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं और कुछ कम करती हैं। इसके अलावा लाइट को कुछ एमॉर्फस सॉलिड ज़्यादा रोटेट करती हैं और कुछ
काम करती हैं। यहाँ पर भी वेरिएबल है, मैकेनिकल और ऑप्टिकल दोनों में वेरिएबल प्रेजेंट है। इसके अलावा दैट सॉलिडिफाई फ्रॉम द मोल्टन स्टेट। अब मोल्टन स्टेट हमारे पास क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में होता है। मान लो ये हमारे पास लिक्विड है, इसका टेम्परेचर हमने डाउन किया तो ये ना पूरा कंप्लीटली सॉलिड है और ना कंप्लीटली लिक्विड है, इसके बीच में प्रेजेंट है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टी इसमें लिक्विड की प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे जो पार्टिकल है इसको जब हम मोल्टन स्टेट से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, लेकिन कैसे, सुपर कूलिंग से, यानी इसका टेम्परेचर हम काफ़ी डाउन करते हैं। डाउन करने के रिज़ल्ट में यहाँ पे जो पार्टिकल है, मैंने स्टार्ट में भी बता दिया कि इसके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है डिक्रीज़ हो जाएगी और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी। पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आ जाएंगे तो सॉलिड ख़ुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात लिखी हुई है कि विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे 3D पैटर्न नहीं होगा। 3D में पार्टिकल अरेंज नहीं होंगे, बग़ैर 3D के होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये करीब आएंगे लेकिन यहाँ पे इस तरह इसके ऊपर नहीं आएगा। जिस तरह इतना फासला है तो यहाँ पे आके यहाँ पे रुक जाएगा। इसके अलावा कोई पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, कोई इधर आ जाएगा, कोई इधर आ जाएगा, रैंडमली सॉलिड बन जाएगा। यानी जिस तरह मोल्टन स्टेट में पार्टिकल प्रेजेंट थे उसी तरह अरेंजमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे इनसे सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड डिफिनीशन है। अब हम आते हैं कि ये किस तरह बनता है, यानी अमॉर्फस सॉलिड बनता किस तरह है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए फॉर्मेशन ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, या फॉर्मेशन आप लोग लिख ले। तो फॉर्मेशन में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सिलिकेट होता है। क्या होता है, सिलिकेट। अब सिलिकेट हमारे पास क्या है, सिलिकेट का अगर हम सिलिकेट आयन देख ले तो यहाँ पे हमारे पास SO3-2, ये हमारे पास क्या है, सिलिकेट है। ये जब बोरिक ऑक्साइड के साथ या हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ फ्यूज़ हो जाता है या रिएक्शन करता है तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड बन जाता है। लेकिन किस तरह, यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और सिलिकेट का। तो यहाँ पे हमारे पास सिलिकेट होता है SO2, यहाँ पे मैं लेता हूँ SI, यहाँ पर भी आई है, आई एम नॉट रियली सॉरी, SiO2 प्लस Al2O3, इसको हम फ्यूज़ करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, हीट के बाद हम इसका फिर टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी डिक्रीज़ करते हैं। तो हीट करने के रिज़ल्ट में इसका एक मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में होगा Al2SiO5, ये चीज़ बन जाएगा जो कि हमारे पास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। लेकिन जब हीट करेंगे तब मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। मोल्टन स्टेट के बाद फिर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, काफ़ी हद तक क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो पार्टिकल है या ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल आ चुका है, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे तो इससे सॉलिड बन जाएगा। लेकिन कौन सा, अमॉर्फस सॉलिड। इस तरह बोरिक ऑक्साइड के साथ भी इस तरह केस होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ भी इस तरह केस होता है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी की तरफ जाए तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी जो है इसकी वो क्या है कि ये हमारे पास हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड। अब जाहिर सी बात है अगर सॉलिड है तो हार्ड भी होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मतलब है, ब्रिटल का मतलब ये है कि मान लो ये हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है, इसको हम हथौड़ी से या किसी पत्थर से मारते हैं तो ये जल्दी टूट जाता है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉट में टूट जाएगा। जिस तरह
हमारे पास गिलास होता है या शीशा जो होता है, इस तरह ये भी टूटता है। इस प्रॉपर्टी को हम ब्रिटल कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अमॉर्फस सॉलिड की, वो कौन सी है? वो है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मींस कि इसमें से लाइट पास होती हैं, यानी ये हमारे पास एक सॉलिड पड़ा हुआ है। कौन सा सॉलिड? अमॉर्फस सॉलिड। जब हम उस पार देखेंगे तो यहाँ पे इनसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, ऐसी चीज़ को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये हमारे पास कंसीडर किया जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी ये लिक्विड ही माना जाता है, लेकिन इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे इसके साथ लिखा हुआ है सुपर कूल्ड लिक्विड। सॉलिड है पर इसको क्या कंसीडर किया जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि ये मोल्टन स्टेट से आ चुका होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है कि दे डू नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प या शार्प मेल्टिंग पॉइंट किस तरह मेल्टिंग पॉइंट होता है? यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे जाते हैं, ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब मान लो इसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है? मेल्टिंग इसका स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा ही यहाँ पे 150 तक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये सारे पार्टिकल एक साथ क्या हो जाते हैं? मेल्ट होते हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को हम शार्प कहते हैं। अगर इस तरह मेल्टिंग पॉइंट ना हो, जैसा कि मान लो ये हमारे पास एक दूसरा सॉलिड है लेकिन अमॉर्फस सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 50 तक जब पहुंच जाता है तो बैक वक्त सारे पार्टिकल जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले 50 पे जब पहुंच जाता है तो मानो आधे वो मेल्ट हो गए। फिर जब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है 52, 55, 60 तक, फिर और मॉलिक्यूल मेल्ट हो जाते हैं। तो इस तरह मेल्टिंग को हम शार्प नहीं कहते। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। क्या नहीं होता? शार्प नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे डू नॉट हैव करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। सबसे पहले हीट ऑफ फ्यूजन को आप लोगों को पता होना चाहिए। मान लो ये हमारे पास एक सॉलिड है, इसको हम हीट देते हैं। तो मान लो ये 1 मोल सॉलिड है। क्या है? 1 मोल सॉलिड है। तो जितना हीट यहाँ पे लग जाए और ये सारा जो 1 मोल सॉलिड है ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में? लिक्विड में, तो इसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आगे वर्ड आया हुआ है करेक्टरिस्टिक। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इसका हीट ऑफ फ्यूजन करेक्टरिस्टिक नहीं होता, एक ही सॉलिड होगा। जैसा कि मान लो हमारे पास यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, एक सॉलिड है, ये पहले मोल्टन स्टेट में था, इसमें पार्टिकल थे मोल्टन स्टेट में। इसको हमने क्या किया? कोल्ड किया, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, तो यहाँ पे ये अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट किया। अब इसको हम क्या कहते हैं? हीट देते हैं ताकि ये भी दोबारा मेल्ट हो जाए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो 50 है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। अब यही पार्टिकल जो है फिर हम इसको सुपर कूलिंग देते हैं। इसको फिर अगेन क्या करते हैं? इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, पहले से ज़्यादा डिक्रीज़ करते हैं। जो पहले हमने डिक्रीज़ किया था, ज़्यादा डिक्रीज़ किया तो फिर से एक सॉलिड बन गया, लेकिन वही पार्टिकल है, सारा कुछ वही है, लेकिन यहाँ पे एक अगेन क्या बन गया? अमॉर्फस सॉलिड बन गया। अब इसको जब हम हीट देते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन पहले वाले से चेंज होगा। मान लो यहाँ पे आया 55। तो अगर ऐसा हीट ऑफ फ्यूजन हो तो इसको हम क्या कहते हैं? डू नॉट करेक्टरिस्टिक। अगर हीट ऑफ फ्यूजन सेम आ रहा हो तो फिर तो करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन बार बार चेंज आता रहता है, इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट हैव करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल
दे बिहेव लाइक अ लिक्विड, यानी इसके जो पार्टिकल होते हैं ये लिक्विड की तरह अरेंज होते हैं। जैसा कि हमारे पास लिक्विड में रैंडमली पार्टिकल अरेंज होते हैं, इसी तरह सेम टू सेम अमॉर्फस सॉलिड में भी लिक्विड जो है रैंडमली अटैच होते हैं, रैंडमली आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेस कम होता है, लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये लिक्विड की तरह भी बिहेव करता है। तो ये हमारे पास थी लास्ट वन प्रॉपर्टी। इसके बाद हम जाते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ कि इसके कौन कौन से एग्ज़ाम्पल हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास रबर, यानी रबड़ जो होता है आम लाइफ में आप लोग रबड़ देख ले, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कौन सा सॉलिड है? अमॉर्फस सॉलिड है। इसके अलावा प्लास्टिक जो है ये भी अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। जिमस्टोन जो है ये भी अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। और कोल टार, सॉरी यहाँ पे एल है, कोल टार जो है ये भी हमारे पास किस चीज़ का एग्जांपल है? अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। इसके बाद हम आते हैं यूजेस की तरफ कि अमॉर्फस सॉलिड जो है ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूजेस में सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अमॉर्फस सॉलिड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सोलर सेल जो है, जिसको हम शमसी या सोलर भी कहते हैं, कुछ लोग शमसी कहते हैं, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर जब हम बैटरी को लगाते हैं तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो सोलर सेल जो है इसमें भी कौन यूज़ हो चुका है? अमॉर्फस सॉलिड। इसके अलावा फोटोकॉपियर्स और इसके अलावा लेज़र प्रिंटर जो है, जो प्रिंटर है या जो फोटोकॉपी निकालता है उस मशीन में, या प्रिंटर जो है वो मशीन, उसमें कौन यूज़ हो चुका है? अमॉर्फस सॉलिड। इसके अलावा डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, यानी जिसके ऊपर, जिस स्क्रीन के ऊपर हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, जिस तरह यहाँ पे ये स्क्रीन लैपटॉप का है, अब ये कौन डिस्प्ले करता है? स्क्रीन सब कुछ हमें डिस्प्ले करवाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर का डिस्प्ले या टीवी स्क्रीन जो है इसमें भी कौन यूज़ हो चुका है? अमॉर्फस सॉलिड है। लैपटॉप या मोबाइल को आप टच करें तो मोबाइल में भी क्या यूज़ हो चुका है? अमॉर्फस सॉलिड। इसके अलावा इसके बाद हम जाते हैं जो सेकंड हमारे पास टाइप्स है, जिसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसकी तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा डिटेल में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बाद में आने वाली जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, उसमें अरेंजमेंट देखते हैं और ये चीज़ें देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसको हम ट्रू सॉलिड, एक दूसरा नाम है ट्रू सॉलिड भी हम कहते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी इसको हम बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको क्या नाम देते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये किस तरह सॉलिड है? सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर 3 डायमेंशनल ऑर्डर आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, या यहाँ पे मैं एक क्यूब बनाता हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह 3 डायमेंशन में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे और जेड एक्सेस पे, तो ये पार्टिकल 3 डायमेंशन में पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं ड्रा कर दूँ तो ये हमारे पास ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम देख ले तो ये हमारे पास एक्स एक्सेस मान लो, ये वाई एक्सेस मान लो और ये जेड एक्सेस मान लो। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख ले ये और ये, तो हर तरफ ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है और एक रेगुलर पैटर्न के साथ होते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये पार्टिकल करीब दिखाऊं तो ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इसके साथ दूसरा पार्टिकल लगा हुआ है। इसके अलावा फिर इसके साथ नेक्स्ट यही ब्लू पार्टिकल लगा हुआ है,
तो यहाँ पे आप लोग देख ले एक ख़ास पैटर्न के साथ पार्टिकल पड़े हैं। मान लो ब्लू एक एटम है और रेड भी एक दूसरा एटम है। तो ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, यहाँ पे फिर नीचे ऊपर ब्लू है नीचे रेड है, फिर ब्लू फिर रेड फिर ब्लू फिर रेड। तो एक ख़ास आर्डर होता है और ये 3 डायमेंशन में पार्टिकल इसके होते हैं। तो इस तरह सॉलिड को हम फिर क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं या ट्रू सॉलिड कहते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, वो नोट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे हैव रिजिड एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। और रिजिड का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है। अगर हम इसको बेंड करने की कोशिश करते हैं और ये हमें रेजिस्टेंस शो करे, यानी ये बेंड ना हो सके, तो इस प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी कहते हैं। इसके अलावा आगे डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, यहाँ पे जो इसका एक क्यूब है या पूरा हमारे पास ब्लॉक है, उसकी एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं। ज्योमेट्रिकल शेप कि उसके ख़ास एंगल होते हैं, उसके फेस होते हैं, उसके एजेस होते हैं वगैरह वगैरह, जो स्टार्ट में भी मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बता दिया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक ख़ास ज्योमेट्री होती है, यहाँ पे ख़ास फेस होते हैं, ख़ास एंगल होते हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। नेचर में ज़्यादातर सॉलिड जो आप लोगों को मिलते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड बहुत कम होता है। इसके अलावा एग्ज़ाम्पल की तरफ हम जाते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके कौन कौन से एग्ज़ाम्पल है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंपल एग्ज़ाम्पल है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा और इसको खाया भी होगा, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये एक एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसके अलावा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और XH2O। XH2O का मतलब है कि कई H2O हो सकते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसके अलावा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है कॉपर सल्फेट का और इसके साथ 5 H2O मॉलिक्यूल भी लगे होते हैं। लेकिन ये 5 मॉलिक्यूल जो है H2O के, ये एवेपोरेट भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास चंद एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ के, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और ये था हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इंशाल्लाह क्रिस्टलाइन सॉलिड के फिर जो मज़ीद प्रॉपर्टी है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आइडिया मिला हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।